हेलो भाई, हमको भी एक क्वेश्चन है। पूछिए। हमको ये पूछना था बस कि एचआरटी से पहले टॉप सर्जरी करवा ले तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? इस ग्रुप में दो और एडमिन हैं, मैं अपनी राय देने से पहले उनसे पूछना चाहूंगा। बताइए नील मैम। मेरा जी श्रुति बताइए। मैंने सुना है और लोगों से अ, ये बेहतर है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब एचआरटी करके सर्जरी के लिए सब जाए, क्योंकि आपकी बॉडी तब तक हार्मोन्स के वजह से एटलीस्ट अडेप्ट हो जाती है और रेडी हो जाती है सर्जरी के लिए, और आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। नहीं तो बाद में आप सर्जरी करके पहले सर्जरी करके फिर हार्मोन्स करेंगे, तब आपको रिग्रेट होगा, तो आप कुछ रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप हाँ, ये डिटर्मिन्ड है बात तो आपकी। भी आप हाँ, डिटर्मिन्ड ये है बात तो आपकी भी सही है। एक साल एचआरटी कर लीजिए पहले। ठीक है, आपने ये बोल दिया कि हाँ, बाद में रिवर्ट नहीं कर सकते, बाद में हमको सूटेबल नहीं लगा। इससे अदर भी और कोई इश्यू रहता है क्या कि और कुछ हो जाए? क्योंकि हम डॉक्टर से बात किए हैं, जो डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं, उन्होंने सबने बोला कि बॉटम सर्जरी नहीं करवा सकते, तुम टॉप सर्जरी करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस जो जिसने करवाई है अभी तक 3 हैं, जिसने डीआई भी करवाई है, कीहोल भी करवाई है, उनका एक्सपीरियंस भी लिया है, वो भी बोले कि करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। करवाई जो सिर्फ एचआरटी ले रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि एचआरटी लो, जिसने करवाई है वो बोल रहे हैं कि तुम करवा सकते हो, और प्लस डॉक्टर बोल रहे हैं। बेसिकली अगर आप टॉप सर्जरी कर रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेसिकली कोई भी सर्जरी करने से पहले ये एचआरटी किया जाता है। एचआरटी किया जाता है क्योंकि आप पहले अपने दिमाग में ही पहले इमोशनली मतलब हॉर्मोन्स के साथ सोच सकते हैं। जैसे कि अभी आप अगर एचआरटी पे नहीं है तो आप डिटर्मिन है कि आपको चेंज करना है और कितना करना है, ये आप अभी अभी सोच रहे हैं। पर बाद में स्लोली जब आप और भी सोचेंगे एचआरटी के बाद, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कितना ट्रांसफॉर्म करना है और कहाँ करना है ये सब। और आपको टाइम भी मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए कि आपको किस डॉक्टर से करना है, कहाँ करना है या किस टेक्निक करना है। तो ये सब तो हम 3 साल से चेक कर रहे हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, बस कर अभी क्योंकि स्टार्ट किया। मैं भी बेसिकली सर्जरी के लिए अभी तक ढूंढ ही रही हूँ। मुझे सर्जरी जो होता है पता है, काम वाले भी ये भी पता है, पर बेसिकली इमोशनल जो कह रहा है कि सर्जरी करूँ या डर जाऊँ या कहाँ करूँ, या बेसिकली माइंड में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब आप हॉर्मोन्स में आते हैं। बेसिकली हार्मोन पे एक बार जाके फिर एक आ, आप सोचेगा। आप बोल रहे हो कि एचआरटी लेने के बाद जो भी इमोशन में जो चेंजेस आते हैं, बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, वो कभी कभी हो जाते हैं कि हमको नहीं सूट करते, नहीं मतलब हम कंफर्टेबल नहीं होते, जो हमारे सेविंग भी आ जाती है, हमको लगता है नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ बोल रहे हो ना आप? अगर ऐसा हाँ, नहीं होता है, इससे अदर और कोई इशू है क्या? लाइक हम सर्जरी करवा लेते हैं, उससे जो हमारी ब्रेस्ट उसका साइज चेंज हो जाएगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, बेसिकली ऐसा तो अगर कोई आप इशू कोई नहीं, भी बॉडी को टॉप लेकर तो सर्जरी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप अगर कोई टॉप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी थोड़ी देर एचआरटी पे रहकर जाएंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तब तक आपको डॉक्टर से भी मेडिकली आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम में से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर डॉक्टर होते भी तो बेसिकली वो जब आप अभी अगर मैं एक डॉक्टर को बुलाती हूँ इधर, तो बेसिकली वो एक जनरल टर्म देंगे। जनरल टर्म मतलब जो सबके लिए फिट हो। पर जब आप डॉक्टर को मीट करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, वो आपकी टेस्ट सब करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज्ड ये मिलेगा, मतलब पर्सनलाइज्ड डोसेज या ये सब मिलता है। आपके सारे क्वेश्चन जो है जो कि ऑनलाइन ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं आंसर करते, ये सब आपको मिल जाएंगे। आप एटलीस्ट एचआरटी को एटलीस्ट आप अगर एक साल नहीं करें तो भी एक 6 मंथ्स एचआरटी कर लीजिए। फिर आपको जो भी सर्जरी करना है, स्टार्टिंग विद टॉप सर्जरी या फेशियल मैस्कुलाइजेशन या फेमिनाइजेशन, वॉइस बॉक्स सर्जरी, ये सब करना है तो आप जी। उस टाइम कर सकते हैं। और एक साल के बाद ही आप कोई बॉटम सर्जरी करना है तो एक साल के बाद कीजिएगा। विश्व मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि आपको पहले एचआरटी नहीं, पहले टॉप सर्जरी ही क्यों चाहिए? वो इसलिए बिकॉज हम ना बाहर जॉब करते हैं, तो अभी तक जैसे काफ़ी टाइम हो गया, हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं चेस्ट से ना। हम्म। एचआरटी लेने के बाद हमको एटलीस्ट 6 मंथ तो अराउंड लेना पड़ेगा, जिससे जिससे फुल चेंज होएगा, क्योंकि 3 मंथ तक तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता इतना खास ना। हम्म। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। इसलिए हमको अभी बाहर जॉब करने के लिए फिर से जाना है। अभी हम 2 मंथ रेस्ट पर हैं, मतलब घर पे हैं, जॉब छोड़ी हुई है हमने। तो हम सोच रहे थे अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करके हम अगेन अपनी जॉब ज्वाइन कर लें। ये जो अभी तक हमको अनकंफर्टेबल फील होता था, बहुत हम्म। ज़्यादा इशू हो जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारा सही हो जाए। फिर हम यहाँ पे मैं अभी तो घर पे हैं, तो ये होने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, हम चेंज करा लेंगे, एक साथ साथ हो जाएगा, उसके बाद हम एचआरटी ले लेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम पहले एचआरटी ले लें, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस वो है कि अगर हम करवा लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बिकॉज यार सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बार बार तो खर्चा नहीं कर सकते। अगर देखो किसी ने करवाई है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अगर वो एक बंदा कोई दो बंदा बोलता है कि नहीं मत करवाओ, तो हम फिर प्रेफर नहीं करेंगे। इसलिए हम सर, पूछना चाहते हैं क्या किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है? अच्छा मेरी बात सुनिए आप। पहली चीज की जो जी। गाइडलाइन है ना गवर्नमेंट का, उसी हिसाब से तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, जो एम्स वगैरह हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज कि हम्म। प्राइवेट से करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पेन महसूस करेगा। अगर आप एचआरटी के बाद करेंगे तो कम पेन महसूस होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर पॉसिबल है तो कुछ मंथ जरूर एचआरटी ले लीजिए, नहीं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, फिर प्राइवेट में ही करवाइएगा। हाँ चलो, वो आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट वाले नहीं कर रहे हैं। प्लस डॉक्टर ने कुछ ये भी बोला है कि सब लोग एचआरटी सिर्फ इसी वजह, कुछ लोग इसी वजह से लेते हैं कि फाइनेंशियल इशू रहता है, कुछ इसीलिए लेते हैं, वो थोड़ा टाइम लेकर देखते हैं कि बाद में कोई चेंज ना हो जाए। किसी को सिर्फ बॉडी चाहिए होती है, ये सर्जरी वगैरह से बचना चाहते हैं, बहुत सारे इशू है। डॉक्टर ने हमको ये भी बोला कि अगर तुम सर्जरी मतलब पहले एचआरटी करवा लोगे, उसमें क्या होगा, तुम्हारा चेस्ट टाइट हो जाएगा, वो उस शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक मैन की बॉडी में टाइटनेस आ जाएगी। उसके बाद तुम जब कट लगवाओगे कोई भी डीआई या की होल उसमें, फिर उस कट लगने के बाद तुमसे फिर से रिकवर करने के लिए आपको उस बॉडी में लाना पड़ेगा, मेन की बॉडी में। अगर तुम पहले सर्जरी करवा लेते हो तो वो स्टार्टिंग से ही वो टिश्यू हटने के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनेगा मसल्स का, वो पूरा मैन के शेप में बनेगा। अगर तुम पहले लेते हो तो क्या सिर्फ मसल्स ही तो तुम्हारे मतलब ठीक होंगे, रहेगी तो मैन ही की चेस्ट ना, वो फीमेल की चेस्ट ना। हटने के बाद जो जो तुम्हारे टिश्यू ग्लैंड्स रहते हैं, वो हटने के बाद तो वो स्टार्टिंग से ही तुम्हें वो शेप देगी हार्मोन। देखिए, सब डॉक्टर का अपना अपना तरीका है समझाने का, वो जो भी समझाएं वो अगर आपको सही लग रहा है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सबके लिए बेहतर है ना, जो सबके लिए सही रूल बनाया गया है वो यही है कि पहले कुछ महीनों आप एचआरटी लो, पहले महसूस करो, क्योंकि ये एक दिन का गेम नहीं है। ये जो गेम है पूरे लाइफ का है, अगर एक बार बदल गया मतलब बदल गया। और 99% ऐसे पर्सन होते हैं जो वापस नहीं आते, लेकिन 1% हैं जो वापस आना चाहते हैं। अगर उसमें आप हुए तो क्या कीजिएगा फिर आप, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है, आप आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखिए। अगर पॉसिबल है तो एचआरटी ले लीजिए, नहीं पॉसिबल है, आपका ज्यादा टफ समय चल रहा है, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही होगा कि बॉडी बहुत कमजोर होती है लड़कियों की, बहुत जो उनका हार्मोन ही होता है ना, जो उनका वो अलग तरीके का होता है, तो उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेल हार्मोन ऑलरेडी ले रखे हैं तो आपके आपके सहने की क्षमता ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, मतलब दर्द तो होगा लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी आप करवा सकते हैं, लेकिन वही है गवर्नमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो रूल के हिसाब से करेगा। तो संभव है तो आप करवा लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपके हिसाब से अगर सही फिट बैठ रहा है तो डॉक्टर कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी जी। ओके। और कुछ? मुझे पूछना है। जी, नाम मैं बताइए पूछ पहले रही अपना। हूँ, मनीषा। जी मनीषा बोलिए। मैं पूछ रही हूँ
HRT के 3 मंथ बाद में ना टेस्टिकल में दर्द होता है क्या? हेलो, आपको दर्द होना नहीं चाहिए, पर आपको अगर दर्द हो रहा है तो आप अपनी नजदीकी नहीं, या अभी किसी मैंने डॉक्टर स्टार्ट नहीं किया है। मैंने सुना है कि ना मतलब टेस्टिकल में दर्द होता है। तो भी इसके रिगार्डिंग आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी इशू होगा तो वो अभी क्लियर कर देंगे। बस मुझे जानना था ये, जब मैं HRT स्टार्ट करूंगी ना तो उसके 3 मंथ बाद ऐसा होगा क्या? मून श्रिंक होगी क्या? हाँ हाँ, बेसिकली जनरली दर्द श्रिंकिंग नहीं नॉर्मल होता है। है। अगर आपके टेस्टिकल श्रिंक हो रहे हैं HRT के बाद, ये नॉर्मल है, क्योंकि जो HRT है और जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर है, इसके वजह से आपके जो वो बॉडी पार्ट है, वो ऑर्गन है, वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मेल टू फीमेल बनते हैं उनके लिए डायलेशन कंपलसरी होता है। सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डायलेशन कितनी देर होगी, पर डायलेशन यहाँ भी अगर आप ऑर्गन यूज़ करते हैं तो बेसिकली यूज़ मतलब अभी मास्टरबेशन कह सकते हैं। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो ब्लू बॉल्स हो सकता है। ऐसे ही बेसिकली सॉल्यूशंस है, पर आपके पेन के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। सुरती मैम, आपने HRT की तो आपके कुछ इफेक्ट आया क्या? देखो, सिंपल होना नॉर्मल होता है, बट इसमें किसी तरह का पेन मेडिकली नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें हार्मोन से पहले या बाद में किस तरह का पेन फील हो रहा है तो जल्दी से अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखा लो, इससे पहले कि कोई सिचुएशन हो बड़ी। मुझे तो बस ये पूछना था टेस्टिकल के बारे में, श्रिंक होता है मतलब 3 मंथ बाद में ऐसा होता है, इसलिए पूछना था ये। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में पेन होगा, वो तो है, मैंडेटरी है, वो होता है। और ये ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है या वीक चल सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। सिस्टर, आपको मुझे कितने हुआ मंथ हो था, गए HRT के? मुझे तो 3 ईयर के अराउंड हो गया है, बट स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किए थे हॉर्मोन्स तो मुझे तो हुआ था, श्रिंक हो रहा है क्या? और मतलब इससे ये मतलब 1 कुछ वीक हो तक रही है रहा प्रॉब्लम था। आपको? और कुछ, हाँ, श्रिंक श्रिंक नहीं नहीं श्रिंक हो जाता है। और मतलब हाँ, आपको थोड़ा सा लगेगा कि लाइक पेन है, और कुछ ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा पेन होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या ऐसा कुछ है, बस जस्ट थोड़ा बहुत जो एक होता है ना, हल्का हल्का सा पेन, वैसा कुछ फील होता है, और ज्यादा कुछ नहीं होता। और डायलेक्शन करना पड़ता है? क्या करना ठीक पड़ता है, है मतलब डायरेक्ट सर्जरी के बाद में करना पड़ता है? सर्जरी के बाद जो डेप्थ को डायलेशन है मेंटेन वो रखने के सर्जरी, लिए बॉटम डायलेशन सर्जरी करना के पड़ता बाद है। होती है, उसके पहले नहीं। श्रुति मैम, डायलेशन जो है वो बॉटम सर्जरी के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा, वो भी आपकी डेप्थ को मेंटेन रखने के लिए। श्रुति मैम, एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, एम्स में क्या डॉक्टर आएंगे क्या? आपने बोला था ना जैसे आएंगे डॉक्टर। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अगर जैसे ही मुझे कुछ भी पता लगता है तो मैं आप लोगों को नोटिस डाल दूंगी। थैंक यू बताने के लिए। हेलो जी जी जी, एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी TJ की, कि उसने बोला था कि वो फॉरेन कंट्री में है। उसने बोला था कि 3 महीने के लिए एक लगता है इंजेक्शन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का। तो क्या वो इंडिया में है? आप इंजेक्शन का नाम अगर आपको पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके अवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। इंजेक्शन है जो इंटरनेट पे वो आ रहा है, वो इंडिया के कि वो बाहर किसने यूज लगवाया, किया तो क्या जाता है, वो लगवाया? वो सेम मेडिकेशन इंडिया में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकेशन जो है जो वहाँ बनते हैं और यहाँ बनते हैं उसमें थोड़ा कॉम्पोजिशन डिफरेंस होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर मेड इन इंडिया इंजेक्शंस की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर M2F के इंजेक्शन जो होता है, जो पॉपुलर इंजेक्शन है लूप्राइड, तो ये सन फार्मा एक नाम कंपनी है जो इंडिया में ही बनाती है। पर वैसे ही एक फॉरेन कंपनी भी है जिसके प्राइस और थोड़ा ज़्यादा है, और इसके भी लेस प्राइस वाले ऑप्शंस भी रहते हैं। इसीलिए फॉरेन के चूज़ करने से पहले, कुछ भी चूज़ करने से पहले
आपके एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए और जान लीजिए और भी जानकारी उसके बारे में। ऑनलाइन से अवेलेबिलिटी का पता चलेगा और अवेलेबल नहीं है तो भी ऑर्डर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ऐप्स है फोन पे की आप कहीं से भी बेसिकली आउट ऑफ इंडिया से भी एक इंजेक्शन मंगवा सकते हैं। वो 1000 जी का है, उसने बोला था कि 3 महीने में सिर्फ एक लगता है। 3 मंथ्स एक बार क्या? जी जी जी। हाँ, तो वो एक सन फार्मा की जो मैंने अभी बोली थी, वो सन फार्मा एक इंजेक्शन है जो 3 मंथ्स की एक बार लगती है, पर जो आपके पहले 3 मंथ्स है वो आपको एक एक महीने डॉक्टर लगाएंगे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट जो है वो डॉक्टर को टेस्ट करना होता है। तो बेसिकली पहले 3 मंथ्स वो में इसलिए हमें जो क्या आपकी आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है अभी। आपकी सर्जरी हो गई क्या? नहीं, मेरी तो ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ प्लानिंग चल रही है अभी भी, कहाँ कब कैसे क्या कौन। बेसिक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस एक बार में ही पूछ लेंगे। सर्जरी के पहले ये सब रिसर्च किया था, पर अब जाकर बेसिकली रियलिटी जो है वो डिफरेंट है, तो वो बहुत इरिटेटिंग होती है। मेरा एक और क्वेश्चन है। मुझे ये पूछना है कि अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लेना कहाँ से ज़्यादा सेफ रहेगा और जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो भी कम रहे, तो या फिर ऐसा कोई पॉलिसी या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है कि ट्रांस लोगों को कम मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट पे लोन दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? करेंटली जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है बस एक ही है, जो आयुष्मान भारत टीजी प्लस नाम की एक इंश्योरेंस है, पर गवर्नमेंट ने अभी तक उसे लागू नहीं किया है। तो वो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आपके पास कोई ग्रुप इंश्योरेंस है, मतलब आप किसी कंपनी के पार्ट हो या फिर मतलब ज़्यादातर कंपनी जो कॉर्पोरेट कंपनीज है एक ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं, जिसमें से आपकी ट्रांजेक्शन हो सकती है, पर अभी तक कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है जो आपकी किसी भी जेंडर रिलेटिंग जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्प नहीं करेंगे। और लोन की जहाँ तक बात है, कोई भी बैंक मेडिकल लोन नहीं देगा, पर्सनल लोन देगा। हाँ, ओके, तो ऑप्शन नहीं है। पर्सनल लोन बेसिकली आपकी यूजुअल लोन है, यूजुअल इंटरेस्ट है, उसमें कोई भी स्पेशल लोअर इंटरेस्ट रेट ये सब नहीं है। जब तक गवर्नमेंट 24 आती है तो हमें सिर्फ अपने आप पर ही या फिर जो अच्छे हॉस्पिटल्स है उस पर या फिर काम करके ढूंढना पड़ेगा। क्या लोन लेना सेफ हो सकता है, हमें सही रहता है, या फिर इससे इसके कुछ कंसिक्वेंसेस मतलब कुछ अगर आप प्रॉब्लम working हो सकती है professional करके? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आपकी जॉब मतलब जॉब आपकी प्रोफेशन सेफ है तो लोन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपकी जॉब डेफिनेट नहीं है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सोचना पड़ सकता है। ओके, हाँ। और स्पेशली ऐसे थोड़े ट्रांस लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में सब इन्वेस्ट कर देते हैं, पर स्टॉक मार्केट अच्छा जगह नहीं है ट्रांसफर के पैसे बनाने के लिए। वो अच्छा जगह है जब आपकी गोल शॉर्ट टर्म है, मतलब आपको सिर्फ चंद चंद पैसे चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, किसी ने यहाँ पर केयरवेल से सर्जरी कराई है और कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है मुझे, लाइक क्योंकि वहाँ का कॉस्ट मुझे कम लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट कम है लेकिन वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ ने बताया कि बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा तो रिजल्ट
तो काफी अच्छे थे, बट पर्सनली आप किसी से पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो अगर कोई है यहाँ पर जिसने आई मीन केयरवेल से सर्जरी कराई है, वो अपना एक्सपीरियंस बता सके मुझे तो अच्छा रहेगा। कोई नहीं आई थिंक। ज्यादातर लोग आपको ठीक है। मिलेंगे जो कि ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं। सिर्फ कम लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिशन कंप्लीट किया है। जो लोग ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं उनकी एक ये होती है कि वो अपनी जो प्रीवियस लाइफ है, जो कि उनके प्रीवियस जेंडर में थे, वो थोड़ा भूलना चाहते हैं वो। ऐसे थोड़े लोग भी ठीक होंगे है। जो कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। आप कहाँ से हो? बेसिकली दिल्ली से ही हूँ मैं। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो एक प्लेटफॉर्म है ट्रांसजेंडर इंडिया, ओके, transgenderindia.com, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। श्योर। एंड मुझे एक और चीज प्लीज क्लियर करेंगे, क्या सिग्मॉइड और पेरिटोनियल जो है ये सेफ रहता है? मतलब अभी के लिए जैसे आपकी बॉडी यंग है तो मे बी वो ठीक रहे, बट इन फ्यूचर जाके जब आप ओल्ड एज। दोनों सर्जरी है, जो पेरिटोनियल और सिग्मॉइड है, वो दोनों हाईली इन्वेसिव सर्जरीज हैं। ओके, सो बेसिकली रिस्क और कॉम्प्लेक्स रहते हैं, पर जो डिफरेंस है वो है लुब्रिकेशन, मतलब जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉटम के, वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि सिग्मॉइड में आपको डेप्थ इसमें ज़्यादा कुछ मिलता है। लेकिन ये स्मेल वगैरह आना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रहता है क्या कि लाइक बहुत ज्यादा स्मेल आना? बेसिकली वो मैनेजेबल है, मैनेजेबल स्मेल रहता है। और डायलेशन कम चाहिए। अगर आप सिग्मॉइड करें तो आपको डायलेशन कम चाहिए होता है, मतलब डायलेशन करना पड़ता है पर ज़्यादा समय के लिए नहीं, कम समय के लिए। और जो नेचुरल फीलिंग और सेक्रेशन जो है, मतलब जो नेचुरल लुब्रिकेशन है वहाँ की, वो सब नेचुरल की तरह हो जाती है। ओके, सिग्मॉइड में। हाँ, पेरिटोनियल में ओके, डायलेशन थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और डेप्थ लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वो आपकी एब्डोमेन लाइनिंग पे और आपकी पीनाइल इन्वर्स मतलब इन्वर्शन सर्जरी करके इन्वर्जन। वो दोनों कनेक्ट करके एक कैविटी बना रहे हैं। तो इसके वजह से लिमिटेशन होता है, उसमें डेप्थ लिमिटेशन होता है, आज पर अच्छी डेप्थ ही होती है ज़्यादातर। जैसे आज जब मैंने डॉक्टर की विजिट करी तो वहाँ पर एक लेडी थे जिन्होंने सर्जरी कराई थी, अभी सिग्मॉइड कराई है उन्होंने। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि लाइक अगर आप पेनाल करवाते हैं तो पेनाल जैसे आपके शरीर में फैट बढ़ेगा तो पेनाल आप चाहे डायलेशन करें या ना करें वो बंद हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं समझ नहीं आया, और एक बार बोलिए। ठीक है, जैसे हम पेनाइल इन्वर्जन कराते हैं सर्जरी, और आपका जो शरीर जो है वो फैट मतलब फैटी हो जाता है, तो वो जो आपका मतलब डेप्थ है वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब डायलेशन पी रहे हैं अच्छे से तब भी वो बंद हो जाएगा, ऐसा वो बता रहे थे मुझे। ये रिस्क जो है ज़्यादातर पीनाइल इन्वर्शन में रहता है। सिर्फ पीनाइल इन्वर्शन जब हम क्लीन करते हैं तब उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। पेरिटोनियल और सिग्मॉइड में, सिग्मॉइड बेसिकली एक रिकग्नाइज्ड और जो बहुत मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड की तरह एक सर्जरी है, मतलब बहुत कॉमन सर्जरी है। जहाँ पर पेरिटोनियल जो है ये थोड़ी नई सर्जरी है, मतलब कुछ ही सालों पहले आई थी, इसीलिए किसी की मतलब 10 साल भी नहीं हुए पेरिटोनियल के सर्जरी करके। तो ये काफ़ी नया टेक्निक है। तो बेसिकली अगर आप डॉक्टर के साथ भी पूछेंगे, ज़्यादा डॉक्टर आपको सिग्मॉइड के ही बोलेंगे पेरिटोनियल से ज़्यादा, पर बेसिकली आपको उसके करेंट बेनिफिट्स जो है ये देखकर आपको सोचना पड़ेगा।
ठीक है, थैंक यू। हाँ मनीषा, आपको कुछ बोलना है? पेरिटोनियल में क्या होता है? पेरिटोनियल में वो एब्डोमेन लाइनिंग यूज करके आपकी जो बॉटम सर्जरी है, इनर इन्वर्शन और आपकी एब्डोमेन लाइनिंग कनेक्ट करके एक कैविटी बनाते हैं। मतलब वो अच्छी होती है क्या पेरिटोनियल? हाँ। क्या? पेरिटोनियल डिजाइन अच्छी होती है? वो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली जो फीलिंग है। समझ होती है। श्रुति बोलेंगी, मैं म्यूट करूंगी। श्रुति आप बात कीजिए। हेलो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। तो आप फिनाइल से बेटर है, बस सिग्मोइड में कम रखती है, मतलब मीडियम है वो। क्या आपका क्वेश्चन आंसर हो गया मनीषा? आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं, हाथना नहीं? जो अभी आपने जस्ट कहा है। ओके, तो बेसिकली क्या आपने बुक लिखने की सोची है अब तक? कई बार, मतलब तो क्या हुआ? मैंने 2 बार लिखना शुरू भी किया लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, मेरे अंदर जो इमोशन है वो जस्ट आता है और उस समय अगर जो लिख दिया सो लिख दिया, तो ये सरवाइव नहीं कर पाता आगे। शायद ये पोइट्री के लिए ही या शॉर्ट स्टोरी के लिए रखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ था मेरे से। पर आप क्या लिखते हैं एग्जैक्टली? क्या कह सकते हैं, जैसे मेरी पोइट्री जो होती भी है तो कुछ इस तरह से होती है कि थोड़े बहुत उसमें नेचर का हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा करते हैं ना कि अपनी पोइट्री को ट्रांसलेट करके आपको भेजते हैं, फिर बताइएगा। वैसे मैं जब दो बारी में, एक बारी तो मैं नोवेल लिखने को स्टार्ट किया था, नोवेल, और एक बारी मैं ऐसे ही जनरल छोटी छोटी स्टोरी एक साथ सोचा कि लिख के रखूंगा, लेकिन दोनों नहीं हो पाया। क्योंकि आप तो यूजीसी की एग्जाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुक अभी से लिखना ही अच्छा होगा। फिर से बोलिए आप बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी बुक लिखना अच्छा होगा। हाँ, वो प्रोफेसर ना भी बने फिर भी वो लिखना है। अब ये कब मेरे अंदर ऐसा होगा जो मतलब कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी जो बनी रहे, कब बन जाएगी। कोशिश तो कई बार की है, देखते हैं कब हो पाता है। और ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बुक पढ़े, ठीक है, तो उससे लगा कि इस चीज से हम सीख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वक्त बाद लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं, फिर देखते हैं, और फिर उसी वजह से वो रुकता है, तो फिर कभी शुरू नहीं पाता। बेसिकली आप जितने लिखते हैं वो एक चैप्टर बना दीजिए और बेसिकली अलग अलग चैप्टर बनाते जाइए। ऋतिक, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही, किसी शांत जगह पे जाके खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, बोलिए। नहीं, मैम बोल रही थी कि जब भी आपको कुछ लिखना है तब लिखिए, उसके बाद आपका क्रिएटिव माइंड रुक जाएगा
और तब बेसिकली आप एक बार पढ़ लीजिए और हम्म उसके बाद बेसिकली एक एक चैप्टर बनाते जाइए। हम्म। ऐसा है ना कि मैंने किया है इसको, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। हो सकता है कि मैं जो लॉन्ग स्टोरी या नोवेल या जो भी हो वो लिखने के लिए बना ही ना हो। छोटी छोटी चीजें मैं लिख पाता हूँ, तो हो सकता है छोटी छोटी चीजें ही लिख सकूं, और यही कुछ भी हो सकता है। ऋतिक। हेलो सर। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे मैं खुद से इंजेक्शन लगाता हूँ अपनी थाई पर, हम्म। तो मुझे जैसे इंजेक्शन लगाया तो मैं कितनी देर बाद एक्सरसाइज कर सकता हूँ? अच्छा, ये मतलब चीज। जैसे मैं, हाँ जी। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे जब आप, हम्म, पहले आप बोलिए, हाँ। सर कोई बात नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो आपको पेन होता है, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, क्या होता है मतलब होने के बाद, नहीं इंजेक्शन सर, लगने के बाद? मुझे जैसे मैंने इंजेक्शन लगाया तो उस टाइम तो हम्म कोई दर्द नहीं होता। हम्म तो जब मैं हम्म एक्सरसाइज करता हूँ ना, मैं हम्म उसके हम्म 1 घंटे बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, दौड़ हम्म की। रनिंग हम्म करता हूँ तो मेरी थाई में बहुत दर्द होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं होता, फिर भी दर्द रहता है 2-3 दिन। तो एक्सरसाइज लेट करनी चाहिए साथ में ही, कैसे करें फिर? देखिए, जब भी ये इंजेक्शन लगता है तो मुझे तो ये बताया गया था कि बॉडी को एक्टिव रखना है। अब कितना रखना है वो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन पैर में जो थाई में जो आप लगाते हैं तो हाँ जी। वो जगह डॉक्टर मुझे तो पर्सनली मना किए थे कि यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको कूल्हे पे लगाना है, यानी हिप के ऊपर थोड़ा सा। तो वहां सर पे मुझे पेन। तो डॉक्टर अरविंद सर ने बोला था कि अच्छा। थाई पे ही लगाना है, और बोला था कि अब बाहर से लगवाना बंद करो, अपनी थाई पे खुद लगाया करो। तो मैंने अच्छा। उन्हीं से लगाना शुरू किया। फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, हम्म। तो आपने मतलब वीडियो में लगाते हुए नहीं दिखा रखा था, वो फोन आपका इधर उधर हो गया था। तो मुझे हम्म। एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पर लगाना है। मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरे हाँ एक्सपीरियंस के जी। हिसाब से आप एक बारी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि मुझे बहुत पेन हुआ था, उसके बाद से मैं कभी थाई पे लगाया नहीं। अच्छा सर। सर वैसे और मैंने 2-4-5 बार अपने आप लगा लिया है, मैं ठीक रहता हूँ, कोई स्वेलिंग नहीं होती। बस ये है कि एक्सरसाइज करता हूँ ना, थोड़े पेन हो जाता है, उसमें थाई में दर्द रहता है, 2-3 दिन दर्द रहता है। पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए जिस दिन इंजेक्शन लगाएंगे, और बाद में लगाइए, और थोड़ा एक्टिव रहिए। मैं तो कहूंगा ज्यादा मत कीजिएगा, हो सकता है ज्यादा भी ठीक। करने से पेन हो। और बाकी और भी लोग हैं एडमिन ग्रुप में, वो आपको थोड़ा ज्ञान दे देंगे, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से तो यही सही लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे तो बहुत पेन हो रहा था। अच्छा, बैक पे ही ज्यादा ठीक रहेगा? हाँ, मेरे हिसाब से बैक पे ज्यादा ठीक। से है कि आप एक्टिव रहिए, वो ऐसे एक्टिव नहीं बोलते जहाँ पर आप बॉडी को स्ट्रेस दीजिए। वो बोल रहे हैं कि आप रेस्ट मत लीजिए, पर जो हाँ आपकी सर। नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब आप किसी और को दे रहे हो? नहीं नहीं, मेरे ले रहे? मेडिकेशन है, अच्छा अच्छा। जैसे कि कल के लिए और परसों के लिए मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वाह, ये तो स्माइली है। बेसिकली ये एक साथ लेना है, मतलब हम्म। ये एक साथ और ये एक साथ, और इसके लिए जो अच्छे डब्बे भी है मेरे पास हम्म। टिक के अच्छे। लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे मेडिकेशन को ले नहीं जा सकते, इसीलिए जिस दिन मुझे एक एक्स्ट्रा टैबलेट लेना है रेड बॉक्स, जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा टैबलेट नहीं है ब्लू बॉक्स। सही है। यहाँ पर अच्छी स्माइली तो है। और कोई है? और किसी को कोई टिप्पणी देनी है या फिर बात करनी है तो यहाँ बात कर सकते हैं। जी ऋतिक, बताइए। हेलो सर। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ना हाई प्रोटीन का पाउडर लेता हूँ, हम्म। तो डॉक्टर ने बताया था, मैं डॉक्टर ने मुझे दोनों टाइम बोला है लेने के लिए, सुबह और शाम। तो मैं हम्म। इतना फर्क नहीं कर सकता, मैं मतलब महंगा होता है वो थोड़ा, तो मैं एक टाइम लेना चाहता हूँ, उसको ले सकते हैं ना?
आप एक टाइम लीजिए, दूसरे टाइम मिल्क ले सकते हैं आप। अच्छा जी। या तो फिर मतलब कोई ऐसा तो नहीं होगा ना आप कि नॉन बोलते वेजिटेरियन हैं है तो बॉडी। बेसिकली प्रोटीन का ज्यादातर सोर्सेस है एग, हाँ जी। हाँ, मोस्ट कॉमन सोर्स एग है। या सोयाबीन जो होता है सफेद सफेद, उसके हाँ सीड जी होते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको रात में पानी में डाल दीजिए, भिगो दीजिए। चना मूंग भी हो सकता है उसके साथ, थोड़ा सा, मतलब दो ठीक है सर। 200-250 ग्राम रख लीजिएगा। ये 15 दिन चलेगा आपका, 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन चलेगा। छोटे ठीक छोटे है दो, सर। थोड़ा सा डाल के पानी डालिए। सुबह उसको या तो कच्चे खा लीजिए नमक के साथ, या तो उसको हल्का सा फ्राई मार दीजिए, प्याज व्याज डाल के ठीक है खाइए। सर। ये बेस्ट तरीका लगता है मुझे, सस्ते में काफी बेहतर। जो प्रोटीन पाउडर है मतलब अवॉइड कर दूं फिर एक टाइम सर? देखिए, डॉक्टर ने किस हिसाब से कहा मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन आप अगर इसको साइड कर रहे हैं तो उसकी जगह कुछ तो रख लीजिए, कुछ भी जो कम से कम मैनेज हो जाए दोनों चीज। हाँ जी बेसिकली सर। डॉक्टर ये एक्स्ट्रा देता है क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं जानते और क्या आपकी डेली लाइफ कैसे ही है हाँ जी सर। वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे लिए तो उन्होंने कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया है, तो मेरी डेली मिल्क पीती हूँ, पर फिर भी उन्होंने कैल्शियम सफिक भी दिया है। इसी वजह से ही वो प्रोटीन विटामिन ये सब आपकी भलाई के लिए देते हैं। तो हाँ जी बेसिकली सर। अगर उन्होंने 2-3 बार दिया है तो आप कम कर सकते हैं वो 2-3 बार, पर उसके अलावा आपको कोई ऑल्टरनेट लेना होगा। ठीक है मैम। कि मुझे कैल्शियम अभी एवरी ऑल्टरनेट डे लेनी है, मतलब आज कैल्शियम लिए कल नहीं लेना है। तो कल मैं नॉर्मली दूध पी रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट मैम, आप मतलब M2F हो मैम? हाँ हाँ ओके मैम, ठीक है तो जी। आप भी प्रोटीन की ऐसे कोई सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट मतलब ऑल्टरनेटिव जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। और प्रोटीन की कहीं भी कमी नहीं है, कॉस्ट की भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है प्रोटीन के लिए। जी एग्स, नट्स, सीड्स, पीनट्स, बादाम, फिश ऑयल जो वो टैबलेट मिलता है, जी। या फिर मिल्क ही, बीन्स, लेंटल्स, लेंटल्स मुझे पता नहीं क्या है, सोया बीन्स, पनीर, योगर्ट, बेसिकली दही के जो भी प्रोडक्ट्स है ये भी चलते हैं। बिल्कुल। तो प्रोटीन की ज़्यादा से मतलब ज़्यादा मात्रा में लिस्ट है को चाहिए तो। और हमारे फेमस गूगल बाबा है, मेडिकल एडवाइस उनसे मत लीजिए, पर खाने की एडवाइस आप हमेशा ले सकते हो उनसे। खाने की एडवाइस ही देता है गूगल बाबा। तो अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हम जा सकते हैं। हाँ सनम। नथिंग।